नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्जुन और आप देख रहे हैं भूत एफएम। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की कहानी शुरू करते हैं। उस रात जब मैंने पहली बार वो सीटी सुनी तो मुझे लगा कि कोई मुझे मौत से बचा रहा है। लेकिन जब तीसरी बार सीटी बजी और मेरी गाड़ी के ब्रेक अपने आप लग गए तो मुझे एहसास हुआ कि वो सीटी मुझे बचाने नहीं बल्कि मुझे कैद करने के लिए बज रही थी। मेरा नाम विक्रम है और मैं सतारा जिले के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूं। 20 सालों से हाईवे पर दौड़ रहा हूं, माल ढोता हूं, रात दिन एक करके अपनी रोटी कमाता हूं। मैंने हजारों रातें अकेले कैबिन में बिताई हैं, अलग अलग राज्यों के हाईवे देखे हैं, लेकिन जो मेरे साथ सतारा के उस हाईवे पर हुआ वो मैं अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक नहीं भूल सकता। ये कहानी उस रात की है, 3 अगस्त 2025 की रात। मैं पुणे से माल लेकर सतारा की तरफ आ रहा था। मेरा ट्रक भारी था, डीजल से भरा हुआ, और मुझे सतारा के पास एक डिपो पर डिलीवरी करनी थी। आमतौर पर मैं दिन में ही डिलीवरी कर लेता, लेकिन उस दिन पुणे में जाम की वजह से मुझे 4 घंटे लेट हो गया था। अब रात के 10 बज रहे थे और मुझे अभी 70 किलोमीटर का सफर तय करना था। मैं अकेला था, मेरा कोई साथी नहीं था, क्योंकि मेरी पत्नी ने मुझसे कहा था कि वो मुझसे अलग होना चाहती है और मेरा बेटा मुंबई में पढ़ाई करता है। घर में कोई नहीं था, इसलिए मैंने ट्रक को ही अपना घर बना लिया था। उस रात मैंने रेडियो चालू किया, पुराने गाने बजने लगे और मैंने सिगरेट जलाई। सतारा का वो हाईवे NH-48 बहुत पुराना है, पहाड़ियों के बीच से गुजरता है और कई जगहों पर मोड़ इतने तेज हैं कि अगर थोड़ी सी भी चूक हो तो सीधे खड्ड में जा गिरो। वहां पर एक बहुत मशहूर घाट है, कास घाट, और उसके आसपास बहुत सारी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन मैं पिछले 10 सालों से इस रास्ते को जानता हूं। मुझे हर मोड़ याद है, हर पत्थर की लोकेशन पता है। उस रात बारिश हो रही थी, तेज नहीं लेकिन फुहार जैसी। सड़क गीली थी और विजिबिलिटी कम थी। मैंने अपनी गति 30 किमी, घंटा से ज्यादा नहीं बढ़ाई थी। मोड़ों पर सावधानी से ब्रेक मारता और आगे बढ़ता। रात के 10:30 बजे थे जब मैं कास घाट के पास पहुंचा, ठीक उसी जगह पर जहां एक बोर्ड लगा है, सावधान, तीखा मोड़। मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो किसी सीटी की आवाज थी, लेकिन सामान्य सीटी नहीं। वो बहुत तीखी, बहुत तेज और ऐसी जो सीधे दिमाग में चुभती है, जैसे कोई चीख रहा हो लेकिन उस चीख को सीटी का रूप दे दिया हो। मैंने रेडियो बंद किया और अपने कान खड़े कर ली। सीटी फिर बजी, इस बार ज्यादा पास से। मैंने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। हाईवे पर कोई और गाड़ी नहीं थी, कोई पैदल यात्री नहीं, बस अंधेरा और बारिश। क्या बकवास है, मैंने खुद से कहा, और मैंने फिर से रेडियो चालू किया। शायद कोई पक्षी या जानवर हो। मैंने आगे बढ़ना जारी रखा, लेकिन जैसे ही मैंने तीखे मोड़ पर ब्रेक लगाने के लिए अपना पैर ब्रेक पेडल पर रखा, मुझे अचानक लगा कि ब्रेक पेडल अपने आप नीचे चला गया। मेरा पैर उस पर था, लेकिन मैंने बल नहीं लगाया था। ब्रेक अपने आप लग गए। ट्रक ने एक तेज झटके के साथ रुकने की कोशिश की और मैंने स्टीयरिंग संभाला। मैंने हैरान होकर देखा, मेरे सामने मोड़ के ठीक बाद एक बड़ा सा पत्थर सड़क पर गिरा हुआ था, जो किसी हादसे से बचा हुआ मलबा था। अगर मैंने ब्रेक नहीं लगाए होते तो मैं उस पत्थर से टकरा जाता और शायद खड्ड में जा गिरता। मुझे राहत मिली। मैंने सोचा कि यह कोई मेरी किस्मत थी, शायद ब्रेक सिस्टम में कोई खराबी थी और वो अपने आप एक्टिव हो गए। मैंने पत्थर के आसपास से गाड़ी निकाली और आगे बढ़ गया। लेकिन वो सीटी फिर बजी, तीसरी बार, और इस बार वो इतनी तेज थी कि मेरे कानों में सनसनाहट हो गई। मैंने गाड़ी रोकी और बाहर निकलकर देखा, वहां कोई नहीं था। बारिश रुक गई थी और सन्नाटा छा गया था। मैंने सड़क के किनारे झाड़ियों को देखा, पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। मैंने सिगरेट जलाई और सोचा, शायद मेरा दिमाग खराब हो गया है। रात, तनाव, अकेलापन, कभी कभी ऐसा हो जाता है। मैं फिर से गाड़ी में बैठा और चल दिया। आगे का रास्ता सामान्य था। मैंने सतारा शहर की तरफ बढ़ना जारी रखा। रात के 11 बज गए थे। डिपो बंद होने वाला था, इसलिए मैंने थोड़ी तेज गति पकड़ी। अचानक मेरी नजर पीछे के शीशे पर पड़ी। मुझे लगा कि कोई ट्रक के पीछे खड़ा है, लेकिन वहां कुछ नहीं था। मैंने अपनी आंखें मलीं और सोचा कि यह सब मेरा वहम है। फिर ठीक 11:15 पर सीटी चौथी बार बजी। इस बार वो बहुत करीब से, मानो कोई मेरे कान के पास खड़ा होकर सीटी बजा रहा हो। मेरा दिल तेज धड़कने लगा और उसी वक्त ब्रेक फिर से अपने आप लग गए, इतने जोर से कि ट्रक फिसलने लगा और मैंने मुश्किल से स्टीयरिंग संभाली। ट्रक रुका
और मैंने सामने देखा। एक गाय सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, बिल्कुल अचेत, और अगर ब्रेक न लगे होते तो मैं उसे टक्कर मारता, जिससे मेरा ट्रक पलट सकता था। यह मुझे समझ में नहीं आया। ब्रेक अपने आप कैसे लग रहे थे और वो सीटी क्यों बज रही थी? मुझे अब यकीन हो गया कि यह कोई इत्तेफाक नहीं था, कुछ अलौकिक था। मैंने ट्रक को सड़क किनारे रोका, इंजन बंद किया और बाहर निकलकर चारों तरफ देखा। मैंने जोर से चिल्लाया, कौन है वहां? देखो! लेकिन सिर्फ मेरी आवाज पहाड़ियों से गूंजी और वापस आई। तभी मैंने देखा, सड़क के किनारे एक पुराना सा बोर्ड लगा था, जिस पर अंग्रेजी और हिंदी में लिखा था, सावधान, इस हाईवे पर रात 10 से 12 के बीच सीटी सुनाई देती है। जो भी सुने गाड़ी मत रोकें, सीधे आगे बढ़ें, नहीं तो। बाकी लिखा धुंधला हो गया था। मैंने उसे पढ़ा और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यह बोर्ड किसी ने लगाया था, शायद पुलिस या ग्रामीणों ने, और इस पर चेतावनी थी। लेकिन मैंने तो रोक ली थी गाड़ी। क्या अब कुछ होगा? मैंने घबराकर गाड़ी में बैठने की कोशिश की, लेकिन तभी मुझे अपने ट्रक के पीछे एक हल्की हंसी सुनाई दी। एक लड़की की हंसी, बहुत दूर दूर से आती, जैसे वो पहाड़ी के पार हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं, बस अंधेरा। मैं कांपते हाथों से ड्राइवर सीट पर चढ़ा और इंजन स्टार्ट किया। मुझे वहां से निकलना था। मैंने गियर डाला और गाड़ी आगे बढ़ाई, लेकिन जैसे ही मैंने तेजी पकड़ी, मुझे रियर व्यू मिरर में एक सफेद आकृति दिखी। एक लड़की सफेद कपड़ों में, जो ट्रक के पीछे दौड़ रही थी। मैंने पूरा जोर लगाकर गाड़ी बढ़ाई, लेकिन वो मुझसे पीछे नहीं रह रही थी। वो दौड़ती हुई मेरे बराबर आ रही थी और उसका चेहरा पूरी तरह सफेद था, बिना आंखों के, बिना नाक के, बस एक चिकना सफेद मुखौटा। मैंने चीख मारी और गाड़ी को बढ़ा दिया। मैंने स्पीड 80 तक पहुंचा दी और वो आकृति धीरे धीरे पीछे छूट गई। जब मैंने फिर से मिरर में देखा तो वो गायब थी। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन मेरा दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। मैं डिपो पहुंचा। वहां पर सुरक्षा गार्ड था और मैंने उससे पूछा कि क्या उसने कभी सीटी सुनी है। उसने मुझे अजीब नजर से देखा और कहा, साहब आप बाहरी लगते हो। इस हाईवे के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन हम रात को उस रास्ते से नहीं गुजरते। वहां एक चुड़ैल की आत्मा है जो सीटी बजाती है और गाड़ी रोकने वालों को अपने साथ ले जाती है। आप बच गए क्योंकि आपने रुकने के बाद फिर से गाड़ी चलाई, लेकिन अगली बार मत रुकना, सीधे निकल जाना। मैंने उससे पूछा कि यह चुड़ैल कौन है। उसने बताया, करीब 15 साल पहले एक लड़की, रजनी, इसी हाईवे पर एक कार में अपने परिवार के साथ जा रही थी। उनकी कार एक ट्रक से टकरा गई और उसका पूरा परिवार मर गया, लेकिन रजनी बच गई। हालांकि वो बुरी तरह घायल थी। उसने मदद के लिए सीटी बजाई, लेकिन कोई नहीं रुका। सभी ड्राइवर उस रात उसे इग्नोर करके निकल गए। वो खून से लथपथ हाईवे पर पड़ी रही और सुबह होने तक उसकी मौत हो गई। तब से उसकी आत्मा सीटी बजाती है, और अगर कोई उस सीटी को सुनकर रुकता है तो वो उस ड्राइवर को अपने परिवार के पास ले जाती है, मतलब मार देती है। लेकिन अगर कोई रुकता नहीं है और सीटी को नजरअंदाज करके निकल जाता है तो वो उसे बचाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई उसके जैसा मरे। मैं समझ गया, वो सीटी मुझे बचाने के लिए थी, क्योंकि मैंने रुकने के बावजूद फिर से गाड़ी चलाई और पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन उस रात मैंने जो देखा, वो सफेद आकृति, वो रजनी थी। मैंने डिपो पर माल उतारा और वहां रात बिताई। अगले दिन मैंने लोकल लोगों से बात की। उन्होंने मुझे बताया कि उस हाईवे पर हर रात 10 से 12 के बीच सीटी बजती है और कई ड्राइवरों ने अपने ब्रेक अपने आप लगने का अनुभव किया है। कुछ लोग कहते हैं कि वो सीटी सुनकर डर जाते हैं और गाड़ी रोक देते हैं और उनके साथ बुरा होता है। कुछ गायब हो जाते हैं, कुछ दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। लेकिन जो लोग सीटी सुनकर भी गाड़ी नहीं रोकते, वो सुरक्षित निकल जाते हैं। मैंने सोचा, मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं, मुझे इस रास्ते से बार बार गुजरना पड़ेगा। मुझे अगली बार इस सीटी से डरना नहीं चाहिए, मुझे बस गाड़ी चलाते रहना है। लेकिन उस रात मैंने जो अनुभव किया वो मुझे परेशान कर रहा था। मैं सो नहीं पाया। मैंने सोचा, अगर रजनी की आत्मा सच में ड्राइवरों को बचाना चाहती है तो वो बिना रुके गाड़ी चलाने वालों को क्यों डराती है? वो आकृति जो मैंने देखी, वो सफेद, बिना चेहरे वाली, वो तो डराने वाली थी, बचाने वाली नहीं। मुझे शक हुआ, कहीं ये कोई और आत्मा तो नहीं, या रजनी की आत्मा ने 2 रूप ले लिए हैं। मैंने उस सुरक्षा गार्ड से फिर बात की, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं बताया। उसने बस कहा, साहब, रात को 10 से 12 के बीच उस हाईवे पर मत जाइए, चाहे सीटी सुने या न सुने, बस टालिए। लेकिन मुझे काम के सिलसिले में फिर से उसी रास्ते से गुजरना था। अगली रात ही
मेरा अगला लोड सतारा से पुणे वापस भेजना था और मुझे उसी हाईवे से जाना ही था, क्योंकि दूसरा रास्ता 50 किलोमीटर लंबा था और मुझे टाइम नहीं था। मैंने ठान लिया, मैं जाऊंगा और अगर सीटी बजी तो मैं गाड़ी नहीं रोकूंगा, चाहे कुछ भी हो, मैं नहीं रुकूंगा। उस रात 4 अगस्त 2025 मैंने अपना ट्रक रात 9:30 पर स्टार्ट किया। मैंने सतारा डिपो से माल लादा और पुणे की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में मैंने खुद को मानसिक रूप से तैयार किया। सीटी सुनूं तो रेडियो की आवाज तेज कर दूंगा और आगे बढ़ता रहूंगा। मैंने अपनी पत्नी को फोन किया, उसने फोन नहीं उठाया। उसे मुझसे बात करना पसंद नहीं है। मैंने अपने बेटे को मैसेज किया कि वो ठीक रहे और फिर मैंने गाने लगा दिए। रात 10:15 मैं कासघाट के पास पहुंचा। बारिश नहीं थी लेकिन कोहरा था, घना कोहरा जो रोशनी को भी निगल रहा था। मैंने फॉग लाइट्स ऑन की और धीमी गति से आगे बढ़ा। मेरा दिल धड़क रहा था। मुझे पता था कि वो सीटी बजने वाली है और ठीक 10:30 बजे वही सीटी तीखी भेदती हुई सीधे मेरे कानों में। इस बार वो और तेज थी, मानो कोई मेरे बगल में खड़ा होकर बजा रहा हो। मैंने रेडियो की आवाज बढ़ा दी। गाना तेज हुआ लेकिन सीटी उससे भी तेज हो गई। मैंने दांत भींच लिए, मुझे रुकना नहीं था। मैंने गति बढ़ाई, 50-60 और आगे बढ़ता रहा। अचानक मेरे सामने कोहरे में एक सफेद आकृति दिखी। वही लड़की, वही बिना चेहरे वाली। वो सड़क के बीच में खड़ी थी और उसके हाथ में सीटी थी। वो सीटी बजा रही थी और मुझे देख रही थी। अगर बिना चेहरे वाली आकृति देख सकती है तो। मैंने हॉर्न बजाया, लाइटें मारी, लेकिन वो हटी नहीं। मैंने सोचा ये सिर्फ एक भ्रम है, मैं अगर रुका तो मर जाऊंगा। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और सीधे उसके ऊपर से गाड़ी चला दी। मुझे कोई टक्कर का एहसास नहीं हुआ। गाड़ी सीधी चली गई। जब मैंने आंखें खोलीं तो सीटी बंद हो चुकी थी। कोहरा भी कम हो गया था। मैंने मिरर में देखा, पीछे कोई नहीं था। मैंने राहत की सांस ली। मैंने रुकने से इनकार कर दिया और मैं बच गया। लेकिन तभी मेरे ब्रेक फिर से अपने आप लग गए, इस बार बिना किसी सीटी के। ट्रक अचानक झटके से रुक गया और मैंने सामने देखा एक गहरी खाई। सड़क टूटी हुई थी और अगर ब्रेक न लगे होते तो मैं सीधे खाई में गिर जाता। मैं डर गया। ये तो रजनी ने मुझे बचाया, क्योंकि मैंने रुकने से इनकार किया था और वो मुझे इस हादसे से बचाना चाहती थी। मैंने गाड़ी बाहर निकाली और आगे बढ़ा। बाकी का रास्ता सामान्य था। मैं पुणे पहुंचा और डिलीवरी की। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं सोचता रहा, ये सब क्या है? रजनी की आत्मा बचाती है या मारती है? उसने मुझे 2 बार बचाया, पहले पत्थर से, फिर गाय से, फिर खाई से। लेकिन उसने मुझे डराया भी, उस आकृति से। मैंने उस बोर्ड के बारे में सोचा जिसमें लिखा था सीटी सुनकर गाड़ी मत रोकें, लेकिन उसमें यह भी लिखा था कि जो रुकते हैं वो गायब हो जाते हैं। मतलब जो बिना रुके निकल जाते हैं वो बच जाते हैं, लेकिन जो रुकते हैं उन्हें रजनी अपने साथ ले जाती है। तो रजनी उन लोगों को बचाती है जो रुकते नहीं, बल्कि वो उन्हें बचाती है जो रुककर फिर से चलते हैं। मैंने तो रुककर फिर से चल दिया था, इसलिए मैं बच गया। लेकिन मैंने सुना था कि कुछ ड्राइवरों ने सीटी सुनकर गाड़ी पूरी तरह बंद कर दी और बाहर निकल गए और उन्हें कभी देखा नहीं गया। मैंने फैसला किया, अगली बार जब मैं उस हाईवे से गुजरूं तो मैं गाड़ी नहीं रोकूंगा, चाहे कुछ भी हो। लेकिन मुझे अभी भी एक सवाल परेशान कर रहा था। क्या रजनी सच में एक पीड़ित आत्मा है या वो किसी और का शिकार है? क्योंकि जो लोग रुकते हैं वो गायब हो जाते हैं, उनका कभी पता नहीं चलता। क्या रजनी उन्हें अपने परिवार के पास ले जाती है या कुछ और होता है? मैंने वापस सतारा आने का फैसला किया और उस इलाके के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने लगा। मैंने उस सुरक्षा गार्ड से पूछा कि क्या कभी किसी ने रजनी का चेहरा देखा है। उसने कहा, जो लोग उसे देखते हैं वो वापस नहीं आते। आपने देखा और आप वापस आ गए, ये बहुत अजीब है। मुझे एहसास हुआ शायद मैंने रजनी को देखा और बच गया, क्योंकि मैंने बिना रुके गाड़ी चलाई। लेकिन मैंने उसे देखा, सड़क पर खड़ी आकृति, और मैंने उसे पार किया। शायद वो चाहती थी कि मैं रुकूं, लेकिन मैं नहीं रुका, इसलिए वो गुस्से में थी। लेकिन फिर उसने मुझे खाई से बचाया। मेरे दिमाग में घोर उलझन थी। अगली रात मैंने खुद को उस हाईवे पर न जाने का फैसला किया। मैंने लंबा रास्ता अपनाया जो 2 घंटे अतिरिक्त लगा, लेकिन मैं सुरक्षित था। पर मुझे पता था कि यह मेरा आखिरी बार नहीं होगा। मुझे उस रास्ते से बार बार गुजरना ही था, क्योंकि मेरी नौकरी ऐसी थी। 1 हफ्ते बाद मैं फिर से सतारा से पुणे जा रहा था। इस बार दिन में शाम 4 बजे। मैंने सोचा दिन में तो कोई सीटी नहीं बजती, इसलिए सुरक्षित हूं। मैंने कासघाट पार किया, कुछ नहीं हुआ। मैंने राहत की सांस ली।
लेकिन जब मैं पुणे पहुंचा तो मुझे एक अजीब सी बात याद आई। उस बोर्ड पर लिखा था रात 10 से 12 के बीच, लेकिन मैंने दिन में सुना था कि कुछ लोगों ने दिन में भी सीटी सुनी है। मैंने उसकी जांच की और पता चला कि कुछ ड्राइवर दिन में भी उसी जगह पर अपने ब्रेक अपने आप लगने का अनुभव करते हैं। तो ये सिर्फ रात तक सीमित नहीं था। मुझे लगा कि शायद रजनी की आत्मा हर समय वहां है, लेकिन रात में ज्यादा सक्रिय होती है। मैंने सोचा मुझे इसका पता लगाना होगा। मैंने स्थानीय लोगों से बात की। कुछ ने बताया कि रजनी के अलावा उस हाईवे पर एक और आत्मा है, एक पुरुष की, जो एक ट्रक ड्राइवर था, जो उसी मोड़ पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और वो ड्राइवरों को परेशान करता है। शायद वो सीटी उसी की है। मैं उलझन में पड़ गया। फिर मुझे एक बूढ़े आदमी से बात करने का मौका मिला, जो उस इलाके में पिछले 30 सालों से रह रहा था। उसने मुझे सच बताया और वो सच इतना डरावना था कि मेरा दिल बैठ गया। उसने कहा, बेटा, वो सीटी रजनी की नहीं है। रजनी तो बचाने आती थी, लेकिन उसे एक और आत्मा ने कैद कर लिया। वो आत्मा एक पुराना टैंट्रिक, जो उस हाईवे पर लोगों को मारता था, और रजनी की आत्मा को अपनी सेवा में लगा लिया। अब रजनी सीटी बजाती है, लेकिन असल में वो टैंट्रिक ही ब्रेक लगवाता है। वो नहीं चाहता कि कोई बचे, बल्कि वो चाहता है कि लोग रुकें ताकि वो उन्हें अपने जाल में फंसा सके। रजनी की आत्मा उन लोगों को बचाने की कोशिश करती है जो रुकते नहीं, लेकिन वो कमजोर है। जो रुक जाते हैं उन्हें टैंट्रिक अपने कब्जे में ले लेता है। मैं समझ गया, वो सीटी तो रजनी की थी, लेकिन ब्रेक लगाने की ताकत उस टैंट्रिक की थी। और जो लोग रुकते थे वो टैंट्रिक का शिकार हो जाते थे। जो नहीं रुकते थे उन्हें रजनी बचाने की कोशिश करती थी, लेकिन अगर वो रुकने से इनकार करते थे तो टैंट्रिक उन्हें डराकर भगा देता था, या कभी कभी उन्हें हादसे का शिकार बना देता था, जैसे खाई या पत्थर। मुझे उस खाई वाली घटना याद आई। वो ब्रेक तो रजनी ने लगाए थे, क्योंकि टैंट्रिक तो चाहता था कि मैं हादसे में मरूं। रजनी ने मुझे बचाया था। अब सब साफ था। मुझे उस टैंट्रिक को खत्म करना था, या कम से कम उसके प्रभाव से बाहर निकलना था। बूढ़े ने बताया कि टैंट्रिक की कब्र उसी मोड़ के पास एक पहाड़ी पर है, और अगर कोई उस कब्र को खोदकर उसकी अस्थियों को जलता है तो उसकी आत्मा नष्ट हो जाती है। लेकिन यह बहुत खतरनाक है। टैंट्रिक अपनी कब्र की रखवाली करता है, और जो भी उसके पास जाता है वो मारा जाता है। मैंने सोचा मुझे करना होगा। अपनी जान बचानी है और दूसरे ड्राइवरों को भी बचाना है। मैंने बूढ़े से कहा कि मुझे रास्ता बताओ। उसने मुझे एक पुराना नक्शा दिया और कहा, रात को 11:30 बजे जब टैंट्रिक कमजोर होता है तब जाओ, रजनी तुम्हारी मदद करेगी। मैंने उस रात 10 अगस्त 2025 को अपने ट्रक के साथ वहां जाने का प्लान बनाया। मैंने अपने साथ एक कुदाल, माचिस और एक रस्सी रखी। मैंने अपने बेटे को एक संदेश छोड़ा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो वो जाने कि मैं क्या करने गया था। और फिर मैं निकल पड़ा। रात 11:15 मैं उस मोड़ के पास पहुंचा। मैंने गाड़ी रोकी जानबूझकर, क्योंकि मुझे पहाड़ी पर चढ़ना था। सीटी तुरंत बजी, तेज, गुस्से से। मैंने अपने कानों को रुई से बंद कर लिया और रस्सी लेकर पहाड़ी पर चढ़ने लगा। पीछे से मुझे आवाज आई, एक पुरुष की, गरजती हुई, वापस आ जा, ये मेरी जगह है। लेकिन मैं नहीं रुका। मैं उस कब्र तक पहुंचा। एक पत्थर का निशान था। मैंने खोदना शुरू किया। तभी मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे है। मैंने पीछे देखा। वो सफेद लड़की, रजनी, मेरे पीछे खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ था। एक सुंदर लड़की जो रो रही थी। उसने कहा, जल्दी करो, वो आ रहा है। मैंने कब्र खोली। उसमें एक कंकाल और कुछ टोटके थे। मैंने माचिस जलाई और उन्हें आग लगा दी। कंकाल जलने लगा और उसी पल एक भयानक चीख हुई। जमीन हिली, हवा तेज हो गई और मैं गिरने लगा। रजनी ने मुझे बचाया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचकर सड़क तक ले गई। जब मैंने नीचे देखा तो वो पहाड़ी ढह गई थी और कब्र वहां नहीं थी। आग बुझ गई और सब शांत हो गया। रजनी मेरे सामने खड़ी थी। अब उसका चेहरा खूबसूरत था, आंखें चमकदार थीं। उसने कहा, धन्यवाद विक्रम, अब मैं मुक्त हूं। मैं अब अपने परिवार के पास जा रही हूं। तुम बच गए। और वो गायब हो गई, एक रोशनी की तरह आसमान में उड़ती हुई। मैं अपने ट्रक में बैठा और घर की तरफ निकल गया। मुझे लगा कि सब खत्म हो गया। मैंने टैंट्रिक को नष्ट कर दिया, रजनी को मुक्ति दिलाई और अब वो हाईवे सुरक्षित है। लेकिन अगली रात जब मैं सतारा के पास से गुजरा तो मुझे फिर से वही सीटी सुनाई दी, लेकिन इस बार वो पतली, कमजोर थी।
और ब्रेक अपने आप नहीं लगे। मैंने राहत की सांस ली। खत्म हो गया या था, क्योंकि जब मैंने पीछे शीशे में देखा तो मुझे एक आकृति दिखी। कोई पीछे खड़ा था, लेकिन वो सफेद नहीं, काला था और उसकी आंखें लाल थीं। मैं डर गया। क्या ये कोई और आत्मा थी? मैंने गाड़ी रोकी, इस बार अपनी मर्जी से, और पीछे देखा। वहां कोई नहीं था। मुझे लगा कि मेरा वहम है, शायद थकान थी। लेकिन जब मैं पुणे पहुंचा और अपने ट्रक की चेकिंग करने लगा तो मुझे अपने कैबिन में एक पुरानी डायरी मिली जो मेरी नहीं थी। उसमें लिखा था, तुमने रजनी को तो आजाद कर दिया, लेकिन मैं यहां हूं। मैं रजनी का भाई हूं जो उसी हादसे में मरा था और जिसे टैंट्रिक ने अपना गुलाम बना लिया था। अब जब टैंट्रिक मरा तो मैं मुक्त हो गया, लेकिन मैं बदला लेना चाहता हूं उन ड्राइवरों से जिन्होंने मेरी बहन को बचाने के लिए नहीं रुका। और अब मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। मेरा दिल धड़कने लगा। यह सच था। रजनी का भाई, उसका नाम राजू था, उस रात उसी कार में था, लेकिन टैंट्रिक ने उसकी आत्मा को कैद कर लिया था। जब मैंने टैंट्रिक को नष्ट किया तो राजू मुक्त हो गया, लेकिन वो अब ड्राइवरों से बदला लेना चाहता है क्योंकि उन्होंने रजनी को मरने दिया। मैं समझ गया, यह खत्म नहीं हुआ था, यह तो शुरुआत थी। अब मुझे राजू से लड़ना था, जो और भी खतरनाक था। रजनी को मुक्त करने के बाद मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी सामान्य हो जाएगी। मैं फिर से अपने ट्रक के साथ हाईवे पर दौड़ूंगा, बिना किसी डर के। लेकिन मैं बहुत भोला था। जब मुझे वो डायरी मिली जिसमें राजू ने अपना बदला लेने का ऐलान किया था, तो मुझे एहसास हुआ कि अब मेरी लड़ाई और भी कठिन होने वाली है। राजू, रजनी का भाई, उसी कार में था जब हादसा हुआ था। वो बच गया था, लेकिन गंभीर रूप से झुलस गया था। कार में आग लग गई थी और राजू जलता हुआ बाहर निकला, लेकिन उसकी मौत कुछ घंटों बाद हो गई। टैंट्रिक ने उसकी आत्मा को कैद कर लिया और उसे अपना सहायक बना लिया। अब जब टैंट्रिक मर गया तो राजू आजाद तो हो गया, लेकिन उसके अंदर ड्राइवरों के प्रति गहरी नफरत पैदा हो गई थी, क्योंकि उस रात कई ट्रक और कारें उनके पास से गुजरी, लेकिन किसी ने नहीं रुका। और अगर कोई रुक जाता तो शायद रजनी और राजू दोनों बच जाते। अब राजू का लक्ष्य उन सभी ड्राइवरों को सजा देना था, खासकर मुझे, क्योंकि मैंने टैंट्रिक को मारा और रजनी को जाने दिया, जिससे राजू का गुस्सा और भड़क गया। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, तुम अगले 7 दिनों के अंदर मरोगे विक्रम। मैं तुम्हारे ब्रेक फेल करवाऊंगा, तुम्हारे ट्रक में आग लगाऊंगा और तुम्हें उसी मोड़ पर मारूंगा जहां मेरी बहन मरी थी। मैंने उस डायरी को पुलिस को दिखाया, लेकिन उन्होंने इसे मजाक समझा। कहा कि यह कोई मजाक कर रहा है। मुझे अकेले ही लड़ना था। पहली रात 11 अगस्त 2025 मैं पुणे से सतारा जा रहा था। मैंने अपने ट्रक का पूरा चेकअप करवा लिया। ब्रेक, टायर, इंजन सब ठीक था। मैंने अपने साथ एक पुराना तावीज रखा जो मेरी दादी ने दिया था, शायद इससे कुछ मदद मिले। रात 10 बजे मैं कासघाट के पास पहुंचा। मुझे सीटी नहीं सुनाई दी, सन्नाटा था। मैंने धीरे धीरे गाड़ी चलाई। अचानक मेरा इंजन बंद हो गया, जैसे कोई ने चाबी घुमा दी हो। मैंने फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी नहीं चली। मैंने ब्रेक लगाए, लेकिन ब्रेक भी काम नहीं कर रहे थे। ट्रक एक ढलान पर था और आगे बढ़ रहा था, सीधे एक पेड़ की तरफ। मैं डर गया। यह राजू का काम था। मैंने स्टीयरिंग घुमाकर ट्रक को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो बेकाबू था। तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी, तुम मेरी बहन को क्यों ले गए? उसे वापस लाओ। राजू की आवाज कर्कश और जलती हुई। मैंने चिल्लाकर कहा, राजू, मैंने तुम्हारी बहन को मुक्त किया, वो अब शांति में है। तुम भी शांति पाओ, बदला मत लो। लेकिन राजू नहीं माना। उसने ट्रक को पेड़ की तरफ धकेल दिया। मैंने हॉर्न बजाया, लेकिन आखिरी वक्त पर मुझे किसी ने पीछे से खींचा। मैंने देखा, रजनी, वो फिर आई थी। उसने मुझे बचाने के लिए ट्रक का स्टीयरिंग घुमाया और ट्रक पेड़ से टकराने से बच गया, बल्कि एक झाड़ी में जा फंसा। मैं बाल बाल बचा। रजनी ने मुझसे कहा, मेरा भाई बहुत गुस्से में है, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम्हें उसे मनाना होगा, उसकी आत्मा को शांति दिलानी होगी। उसका शव भी उसी मोड़ के पास दबा है, उसे भी संस्कार करना होगा। मैंने पूछा, उसका शव कहाँ है? रजनी ने बताया, उसी पहाड़ी पर, एक अलग जगह जहां टैंट्रिक ने उसे छिपाया था। मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी, लेकिन तुम्हें राजू को पहले शांत करना होगा। वो तुम्हें मारने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। मैंने फैसला किया, दूसरे दिन मैं फिर से जाऊंगा, लेकिन इस बार मैं सुबह जाऊंगा।
और मैं अपने साथ एक पुजारी ले जाऊंगा। मैंने एक स्थानीय मंदिर के पुजारी से बात की। उन्होंने सहमति जताई। उन्होंने कहा कि वो राजू की आत्मा का श्राद्ध करेंगे और उसके शव को जलाकर मुक्ति देंगे। अगली सुबह 12 अगस्त मैं पुजारी को लेकर पहाड़ी पर गया। रास्ते में मुझे राजू ने रोकने की कोशिश की। उसने आंधी चलाई, पत्थर बरसाए, लेकिन पुजारी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, जिससे राजू कमजोर पड़ गया। हम उस जगह पहुंचे। वहां एक पुराना पेड़ था, उसके नीचे मिट्टी दबी हुई थी। हमने खोदा और एक कंकाल मिला राजू का, अभी भी जले हुए कपड़ों के साथ। पुजारी ने विधि विधान से संस्कार किए और जब उसकी अस्थियां जलाई गईं तो राजू की आत्मा प्रकट हुई। एक आग का गोला जो धीरे धीरे शांत हुआ और उसमें से राजू का चेहरा दिखा। वो अब शांत था। उसने कहा, विक्रम, मुझे माफ कर दो। मैं गुस्से में था। मैंने सोचा कि तुमने मेरी बहन को छीन लिया, लेकिन असल में तुमने उसे मुक्त किया। अब मैं भी मुक्त हूं। मैं अपनी बहन के साथ जाऊंगा। लेकिन एक बात, इस हाईवे पर अभी भी एक और आत्मा है। वो टैंट्रिक का मालिक था, जो उससे भी पुराना और ताकतवर है। वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उसे खत्म करने के लिए तुम्हें इसी मोड़ पर एक रात और आना होगा। तब मैं और रजनी दोनों तुम्हारी मदद करेंगे। मैंने पूछा, वो कौन है? राजू ने बताया, वो एक सैकड़ों साल पुरानी आत्मा है, हाईवे का राक्षस, जो इस घाट पर यात्रियों का खून पीता था। टैंट्रिक उसका शिष्य था। अब टैंट्रिक मर गया, लेकिन उसका गुरु अभी भी यहां है। वो हर रात आधी रात को प्रकट होता है। अगर तुम उसे नष्ट कर दोगे तो यह हाईवे पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगा। मैंने सोचा, मैं अब तक बहुत कुछ झेल चुका हूं, एक और बार सामना कर सकता हूं। मैंने राजू से कहा, मुझे बताओ मैं क्या करूं? राजू ने निर्देश दिए, उस राक्षस को हराने के लिए मुझे उसकी असली पहचान जाननी होगी। वो एक जमींदार था जो सदियों पहले यात्रियों को लूटता और मारता था, और उसकी कब्र उसी पहाड़ी की चोटी पर है, लेकिन वो कब्र भस्म हो चुकी है। असल में उसकी आत्मा एक पुराने कुएं में बंद है। अगर मैं उस कुएं में पवित्र जल और गंगा जल डालूं और उस पर रुद्राक्ष की माला रखूं तो वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन इतना आसान नहीं। उस कुएं के पास जाना ही खतरनाक है, क्योंकि वहां का इलाका उसकी ऊर्जा से दूषित है। फिर भी मैंने ठान लिया, मैं जाऊंगा। मैंने पुजारी से पवित्र जल और रुद्राक्ष की माला मांगी और उस रात 13 अगस्त 2025 मैं अपने ट्रक को मोड़ पर पार्क करके पहाड़ी पर चढ़ गया। रात 12 बजे मैं उस कुएं के पास पहुंचा। वो कुआं पूरी तरह सूखा था, लेकिन उसमें से एक गहरी गड़गड़ाहट आ रही थी, जैसे कोई जानवर गुर्रा रहा हो। मैंने उसमें पवित्र जल डाला। उसी वक्त एक काली आकृति कुएं से बाहर निकली। उसके शरीर से जहर की बू आ रही थी और उसने मुझ पर हमला कर दिया। मैंने रुद्राक्ष की माला उसकी तरफ फेंकी। वो चीखी, लेकिन उसने माला को जलाकर राख कर दिया। वो इतना आसान नहीं था। तभी राजू और रजनी प्रकट हुए। उन्होंने अपनी ऊर्जा से उस राक्षस को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ताकतवर था। उसने उन्हें पीछे धकेल दिया। मुझे लगा कि अब मैं मर जाऊंगा, लेकिन तभी मुझे अपनी ट्रक की हेडलाइट्स याद आईं। मैंने अपना मोबाइल निकाला और अपने ट्रक के हॉर्न को रिमोट से बजाने की कोशिश की। मेरी गाड़ी में एक ब्लूटूथ कनेक्शन था। मैंने हॉर्न बजाया। एक तेज आवाज। वो राक्षस हॉर्न की आवाज से विचलित हुआ और मैंने उस पल का फायदा उठाकर उसके ऊपर गंगा जल की बोतल फेंक दी। वो चीखा और उसका शरीर पिघलने लगा। राजू और रजनी ने मिलकर उसे कुएं में धकेल दिया और मैंने कुएं पर भारी पत्थर रखकर ढक दिया और फिर उस पर रुद्राक्ष और गंगा जल छिड़क दिया। इस बार मैंने पुजारी के मंत्रों की रिकॉर्डिंग भी बजाई। वो राक्षस पूरी तरह से गायब हो गया। उसकी चीखें गूंजी और फिर बंद हो गई। कुआं सूखा और शांत हो गया। राजू और रजनी मेरे सामने आए। उनके चेहरे पर शांति थी। उन्होंने कहा, अब सब खत्म हो गया विक्रम। इस हाईवे पर अब कोई आत्मा नहीं रहेगी। तुमने न सिर्फ खुद को बल्कि हजारों ड्राइवरों को बचाया है। हम जा रहे हैं हमेशा के लिए। और वो दोनों एक सफेद रोशनी में विलीन हो गए, ऊपर आसमान की तरफ उड़ते हुए। मैंने उन्हें आखिरी बार देखा। वो मुस्कुरा रहे थे। मैं पहाड़ी से नीचे उतरा, अपने ट्रक में बैठा और सुबह होने तक वहीं रुका रहा। अब कोई डर नहीं था, कोई सीटी नहीं, बस सन्नाटा। अगले कुछ दिनों में मैंने उस हाईवे से कई बार गुजरना। कभी सीटी नहीं बजी, ब्रेक कभी अपने आप नहीं लगे।
सब सामान्य था। लोगों ने बताया कि अब कोई गायब नहीं होता, हादसे भी कम हो गए। मैंने उस पुराने बोर्ड को हटाने के लिए जिला प्रशासन को कहा और एक नया बोर्ड लगवाया। यह हाईवे अब पूरी तरह सुरक्षित है, आभार एक ड्राइवर की तरफ से। मैंने अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत की। मैंने अपनी पत्नी से बात करके सुलह कर ली, अपने बेटे को अपने पास बुला लिया और अब मैं खुश हूं। लेकिन मैं कभी उस रात को नहीं भूलता जब सीटी ने मुझे मौत से बचाया था, जब उसी सीटी ने मुझे एक राक्षस से लड़ने के लिए प्रेरित किया और जब आखिरकार उसी सीटी ने मुझे सिखाया कि कभी कभी डर के पीछे एक मदद की पुकार छिपी होती है, बस हमें उसे समझना होता है। अब मैं हर उस ड्राइवर को बताता हूं जो उस रास्ते से गुजरता है कि अगर कभी सीटी सुनाई दे तो डरना नहीं, रुकना नहीं, बस अपनी गाड़ी चलाते रहो, क्योंकि अब वो सीटी किसी का भूत नहीं बल्कि एक सुरक्षा की चेतावनी है। शायद हवा का झोंका, शायद एक पक्षी या शायद मेरी याद, लेकिन अब वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती।